हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय गवाए। कहानी का नाम है यू आर माई गैंगस्टर लवर, जिसमें आप 20 चैप्टर सुन चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21, चाहत की इंफॉर्मेशन। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे साक्षी के मुंह से अपना नाम सुनकर चाहत शौक होकर साक्षी को देखने लगती है। साक्षी चाहत को अपने आप को देखा अपनी आंख मारती है। उसकी इस हरकत से चाहत एक कदम पीछे लेकर अपना हाथ सीने पर रखकर साक्षी को देख रही थी। तो साक्षी हंसते हुए बोली, बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपके बारे में आप बहुत भोली हो। और रहा सवाल आपको पहचान का, तो बाबा से जब भी बात होती है तुम्हारा जिक्र ज्यादा होता है, इसलिए पहचान लिया तुम्हें। वैसे खाना बहुत अच्छा है, कसम से बाबा को बराबर टक्कर दी है तुमने। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर मैं लड़का होती ना तो अभी शादी कर लेती तुमसे, लेकिन तुम्हें जान नहीं देती। लेकिन कोई ना, अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हारे लिए भी ढूंढ लेंगे किसी खास को। साक्षी की आखिरी बात सुनकर देव के खाना खाते हाथ रुक जाते हैं। देव चाहत को देखा है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। चाहत का साक्षी की बात पर ऐसे रिएक्ट करना देव को खटक गया। चाहत की यह मुस्कान उसे चुप रही थी जो किसी और का नाम लेने से चाहत के चेहरे पर आई थी। देव के चेहरे पर अब गुस्से की लकी रहती, वही साक्षी अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी। तभी देव गुस्से में बोला, बस बहुत हो गई बातें, अब खाना खाओ चुपचाप, कल से कॉलेज जाना है। देव को गुस्से में देखकर सबको कोई हैरानी नहीं होती है, क्योंकि सब जानते थे देव हमेशा गुस्से में ही होता है। लेकिन साक्षी के चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी, जैसे मानो उसने कोई जंग जीत ली हो। साक्षी अपने मन में बोली है, हाय हाय भाई, अभी तो सिर्फ बात की है और आपका ये हाल है, आगे जो होगा वह और ज्यादा होगा। तब आप क्या करेंगे भाई। नॉट बैड। साक्षी और राघव दोनों ने तय किया था कि चाहत को देव की जिंदगी में लाएंगे। राघव साक्षी को कॉल कर काम में लग जाते हैं। दी राघव और कार्तिक के साथ ऑफिस निकल जाता है। वही साक्षी और रुचि गप्पी लड़ते हुए बात कर रही थी और चाहत काका की उनके काम में मदद कर रही थी। वही मोनिशा अपने कमरे में आती है, जहां उसकी मॉम किसी से फोन पर बात कर रही थी। तो मोनिशा ध्यान से सुनने लगती है। बुआ जी घमंड भरे लहजे में बोली, अरे तेरा होने वाला दामाद सिर्फ एक मामूली सा मैनेजर है, मगर मेरा होने वाला दामाद बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और साथ ही बहुत बड़ा गैंगस्टर भी है, और मेरी बेटी को बहुत पसंद ही करता है। अब क्या करूं मैं, उसे मना नहीं कर पाई, वह तो मैं मोनिशा से शादी करने की जिद पर अड़ा है, आखिर मुझे मनाना ही पड़ा। उसकी मॉम की बात सुनकर मोनिशा बोली, यह मॉम भी ना खुद के साथ किसी दिन मेरी भी बेइज्जती करवाएगी। यहाँ देव मुझसे शादी तो बहुत दूर की बात है, मुझे देखता भी नहीं है, तो शादी होगी कैसे। मोनिशा अपनी मॉम को देखकर अपना सर हिला देती है और वॉशरूम में चली जाती है। वही देव के ऑफिस में देव अपने सामने बैठे इंसान से कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी कार्तिक उसके केबिन में आता है। देव उसको रोकने का बोलता है, फिर अपने सामने बैठे इंसान को कहता है, ओके मिस्टर शुक्ला, मुझे आपका प्रपोजल पसंद आया, मैं 2 दिन बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तुम मिस्टर शुक्ला ये सुनकर खुश होकर बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे, शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। मिस्टर शुक्ला चले जाते हैं। उसके बाद देव कार्तिक को बोलने का इशारा करता है और अपनी टेबल पर रखी फाइल हाथ में लिए उसके पन्ने पलटने लगता है। कार्तिक देव का इशारा समझकर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोला, भाई ये बिल्ला गैंग अब अरविंद रेड्डी के साथ मिल गया है, दोनों मिलकर हमारे फटे में टांग अड़ा रहे हैं। भाई लास्ट टाइम जो ड्रग्स का सप्लाई अरविंद रेड्डी करवाने वाला था, वह हमारी वजह से वह कर नहीं पाया था और उसको करोड़ का लॉस हो गया था, लेकिन फिर भी कमीना कुछ सीखा है नहीं उससे और एक दिल करने वाला है वह साला। भाई कैसे रोके उसको, अगर ये दिल हुई तो पता नहीं कितने मासूम ड्रग्स की चपेट में आ जाएंगे। ये ट्रक ज्यादातर स्टूडेंट्स को सप्लाई होगा। देव फाइल के पन्ने पलटते हुए ही हम कहता है। तो कार्तिक ने कहा, भाई एक और खबर है, थोड़ी अजीब है, लेकिन अरविंद रेड्डी चाहत की इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है। देव के हाथ यह सुनकर रुक जाते हैं। देव अपनी नजरें उठाकर कार्तिक को देखा है, फिर फाइल बंद करके अपने टेबल पर रख देता है और कहता है, कार्तिक उसे चाहत से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चाहत मेरे घर में है, ये बात उसे तक जरूर पहुंचनी चाहिए। वह एक शातिर स्माइल के साथ कहता है। तो कार्तिक पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है देव की बात सुनकर, लेकिन जब वह देव की स्माइल देखा है तो समझ जाता है उसे क्या करना है और वह ठीक है भाई कहकर वहां से चला जाता है। कार्तिक के जाने के बाद देव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुठियां कस ली थी, जिसे उसके हाथों की नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। देव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। देव गुस्से में अपनी चेयर से उठकर दीवार के पास जाता है और दीवार पर 3-4 मुक्के बरसता है, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। देव के हाथों से खून निकलने लगता है, पर देव इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। उसे बस कार्तिक के वह शब्द याद आ रहे थे, अरविंद रेड्डी चाहत की इंफॉर्मेशन निकल रहा है। देव खुद से कहता है, नहीं नहीं अरविंद रेड्डी, गलती से भी चाहत के आसपास भी मत भटक जाना, वरना तेरी मौत का मंजर इतना दर्दनाक कर दूंगा कि
तू पल पल मरेगा, तूने गलत चीज पर नजर डाली है, जो देव का है उस पर देव किसी की भी नजर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए चाहत पर सिर्फ देव का हक है और उसका हक कोई छीन लीजिए देव को कभी मंजूर नहीं। देव का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। देव अपनी चेयर पर बैठ सीट से पीठ टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी उसे चाहत का मासूम चेहरा नजर आता है तो देव का गुस्सा चाहत का चेहरा याद करते धीरे धीरे कम होने लगता है। देव की आंखें बंद थी लेकिन उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो उसकी सुकून की गवाही दे रही थी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 22, देव की मन की बात। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। एक अंधेरे कमरे में कोई शराब के नशे में डूबे जा रहा था। साइड टेबल पर पाउडर जैसा कुछ बिखरा हुआ था जो ड्रग्स था। उसे इंसान की हालत देखकर कोई भी बता सकता था कि उसने ड्रग्स लिया है। वह इंसान अपनी लाल आंखों से अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखे जा रहा था जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। हल्की हरी आंखें, भला की खूबसूरत ये चाहत की तस्वीर थी और वह लड़का अरविंद रेड्डी था। अरविंद ने कहा, क्या हो तुम, एक नजर तुम्हें देखा है बस, लेकिन मेरी जीत बन गई हो तुम जो कोई भी हो, अब बस सिर्फ इस अरविंद की हो। तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकलेगा, तेरे जिस्म को पाने की तलब है मुझे। सच में ऊपर वाले ने बहुत नायाब तरीके से तुम्हें बनाया है, इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें पाने में और मजा आएगा बहुत जल्द, तू मेरे बिस्तर पर होगी। ये कहकर अरविंद पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और बाहर खड़े उसके आदमी एक पलकों से हम जाते हैं। उसकी हंसी इतनी खतरनाक सुनाई दे रही थी कि उन सबके पसीने छूट गए थे। वही देव के घर में मोनिशा और हुआ खाने के लिए बैठे थे। वही साक्षी खाते हुए बार बार हुआ और मोनिशा को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। हुआ तो अपनी खाने में व्यस्त थी लेकिन मोनिशा साक्षी की नजरों से डरी हुई थी, इसलिए वह धीरे धीरे खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद बुआ जी अपने कमरे से निकल जाती है। वही मोनिशा अपना पर्स लिए बाहर की तरफ निकल जाती है। सब काम खत्म कर तीनों लड़कियां साक्षी के कमरे में गप्पे लड़ा रही थी। साक्षी का कमरा। साक्षी ने कहा, गर्ल्स कल से कॉलेज जाना है तो क्यों ना आज हम शॉपिंग पर चले और मैं राघव भाई को बोल देता हूं कि वह हमारे साथ चल, क्यों, क्या कहती हो सब। साक्षी के मुंह से शॉपिंग और राघव का नाम सुनकर रुचि हड़बड़ा जाती है और इसका एक हाथ उसके गाल पर चला जाता है जहां राघव ने अपनी उंगलियां छाप दी थी और रुचि चिल्ला के रहती है, नहीं शॉपिंग पर नहीं जाना है और उसे राघव के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो साक्षी बोली, हाँ हाँ मेरी मन शांत हो जा, तू इतना क्यों गर्म हो रही है। तो रुचि बोली, मैं गर्म हो रही हूँ, अरे गम तो वह है राघव, तुम्हें नहीं पता उसने मेरे साथ किया, उसने मुझे थप्पड़ मारा था, वह भी इतनी जोर से अब तक गाल दर्द करता है मेरा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर साक्षी बड़ी बड़ी आंखों की रुचि को देखते हैं, उसके बाद वह चाहत को देखते हैं जैसे पूछना चाहती हो क्या ये सच बोल रही है। तो चाहत अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। मामला गंभीर न हो इसलिए साक्षी बात बदलते हुए कहती है, चलो तो ठीक है हम घर से शॉपिंग कर लेंगे, ऑनलाइन क्यों, तब तो ठीक है ना। तो रुचि खुद को शांत करते हुए सिर्फ अपने गर्दन हिला के हाँ में जवाब देती है। फिर रुचि और साक्षी ऑनलाइन शॉपिंग करने लग जाती है। चाहत के ना कहने पर भी उसके लिए कपड़े खरीद देते हैं। आधे घंटे शॉपिंग करने के बाद साक्षी मोबाइल साइड में रखकर कहती है, हम चलो शॉपिंग तो हो गई, अब क्या करें, मुझे बोर नहीं होना है। तो चाहत बोली, तुम दोनों बैठो, मैं कुछ खाने के लिए ले आती हो तुम दोनों के लिए। तो साक्षी चाहत को बेड पर खींचते हुए बिठाकर बोली, चाहत किसी को कुछ नहीं चाहिए, तुम चुपचाप बैठो यहाँ पर, चलो हम ना खुद के बारे में बातें करते हैं। रुचि, पहले तुम बताओ तुम कैसी हो, मतलब तुम्हारे हबी से लेकर तुम्हारे बॉयफ्रेंड तक। ओके। तो रुचि सॉफ्ट होकर कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड कोई नहीं है। तो साक्षी एक्टिंग करते हुए, क्या क्या किया, क्या बात कर रही है, तूने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया क्या यार, मतलब यार तुम सुंदर हो, सुशील हो, गोली मारो और अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। तो चाहत स्माइल करते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है। तो साक्षी दुखी होते हुए, नहीं ना किसी की हिम्मत कहा मुझे प्रपोज कर सके, और उसमें देव भाई की बहन हो तो कोई क्या खाक प्यार करेगा मुझसे, सब डर से 10 कदम दूर रहते हैं मुझसे। चाहत और रुचि हंस देती है। तभी साक्षी कहती है, इसलिए मैं कार्तिक को पता रही हूँ। चाहत और रुचि उसकी ये बात सुनकर आंखें बड़ी बड़ी करके साक्षी को देखते हैं। तो साक्षी बोली, क्या ऐसे क्यों देख रही हो, अब इसमें क्या गलत है, बंदा हैंडसम है, पैसे वाला भी है, और सबसे जरूरी बात मुझे पसंद है, बचपन से पता नहीं क्यों हमेशा मुझसे चिढ़ता रहता है, कभी बात ही नहीं करता, और देव भाई का खास भी है तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए उसे फाइनल कर दिया मैंने। तो रुचि बोली, यार तुम तो कमाल हो, मतलब अपनी ही भाई के खास आदमी को पटा लिया। तो साक्षी बोली, पता ही तो नहीं अभी तक, पर अभी यही है तो पता भी लेंगे। वही चाहत साक्षी की बात सुनकर कहती है, तो क्या तुम कार्तिक भाई से प्यार करती हो। तो साक्षी एक नजर चाहत को देखकर अपनी पलकें झुका लेती है, उसे शर्म आ रही थी और पलकें झुकाए ही वह हाँ में सर हिला देती है। उसकी ये हरकत देखकर चाहत और रुचि जोर से हंस देती है और साक्षी का मुंह बन जाता है और वह चिढ़ते हुए कहते हैं, क्या है, क्यों हंस रही हो तुम दोनों। तो रुचि बोली, वह क्या है ना, कार्तिक भाई के नाम लेते ही आपका चेहरा लाल टमाटर जैसा हो गया और उसे पर आपका शर्माना है, हाय हाय, फिर उसकी बलाइयां लेते हुए नजर ना लग जाए आपको, अगर आपको ऐसे कार्तिक भाई देखेंगे ना तो पक्का आप पर दिल हार जाएंगे। तो साक्षी बोली, सच्ची ऐसा होगा क्या। तो चाहत बोली, हाँ बिल्कुल होगा, और हम भी तो साथ हैं आपके, जरूर ऐसा ही होगा। तो साक्षी बोली, है मेरी प्यारी दोस्त हो, थैंक यू। अच्छा आप मेरी छोड़ो, रुचिका तो बॉयफ्रेंड है ही नहीं। तो बची चाहत, हाँ तो चाहत तुम सिंगल हो या मिंगल। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 23।
बातें। चलिए शुरू करते हैं। अब तो साक्षी के पूछने पर कि रुचि का तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं, तो चाहत तुम सिंगल हो या मिंगल, यह सुनकर रुचि हंसते हुए बोली, चाहत दी का बॉयफ्रेंड होना इम्पॉसिबल है, ये तो इतना डरती है कि लड़के देख नहीं कि वहां से भाग जाती है। साक्षी को भी हंसी आ जाती है। चाहत अपना मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब तक कोई सही लड़का नहीं मिला। तो साक्षी बोली, तो कैसा लड़का चाहिए आपको, बताइए हमें। चाहत, जी हम ढूंढते हैं आपके लिए। तो रुचि भी बोली, हाँ दी बोल, मुझे भी नहीं पता आपकी चॉइस क्या है, प्लीज बताओ ना। तो चाहत बोली, और ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। वह वहां से बाहर निकलते उससे पहले साक्षी ने चाहत को पकड़कर दोबारा अपनी जगह पर बिठा दिया और साक्षी चाहत के सामने खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर, कुछ काम वाम नहीं है तुम्हें, बस हमारे सवालों से भागना है। फिर वह थोड़ी इमोशनल होने की नौटंकी करते हुए, छोड़ो तुम्हें हमें क्यों बताओगी, हम लगते क्या है तुम्हारे। फिर रुचि के गले लगाते हुए, रुचि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना कार्तिक ना चाहत, कोई मेरी बात नहीं सुनता। तो रुचि बोली, दी क्यों रुला दिया बेचारी को अपने। तो चाहत बोली, प्लीज मत रो ना साक्षी, में बताती हूं ना। चाहत का इतना है कहना था। दोनों झटके से अलग होकर चाहत के साइड में बेड पर कूद जाती है। उनके इस तरह बैठने से चाहत डर से अपनी जगह से थोड़ी पीछे हो जाती है और कहती है, तुम दोनों नाटक कर रहे थे ना। तो साक्षी बोली, अब तुम बात मत बदलो, जल्दी बोलो, मुझे सुनना है। तो चाहत हार मानते हुए बोली, ठीक है तो सुनो, कुछ खास नहीं चाहिए मुझे, बस मेरी केयर करें, मुझे कभी रोने ना दे, सबकी परवाह करें, भले ही वह कोई अनजान हो और उसकी जिंदगी में मैं पहली लड़की हूं जिसे वह प्यार करे। मेरी हर बात सुन, कभी खुद भी बोले, मुझे समझ, मुझे अपने सबसे संभाल के रखे, किसी की गलत नजर मुझ तक आने ना दे, बस इतनी ही है, इतनी सी है और कुछ नहीं। तो साक्षी बोली, या चाहत, ये सारी क्वालिटी एक ही बंदे में मिल जाएगी, क्या मुश्किल है। फिर साक्षी अपने मन में, मेरा बेचारा भाई, आपका क्या होगा इससे, जैसा लड़का चाहिए आप। पैसे तो मुझे अब तक नहीं लगी, भगवान जी, क्या यार, एक भाभी पसंद आई थी उसे भी छीन लो आप, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती ना, क्या करूं कैसे भाई, और इसको मिलाओ अब। वही रुचि बोली, हाँ मुश्किल है, पर कोई तो होगा जो मेरी दी के लिए बना होगा। तो साक्षी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल बना है इसी घर में। वह फ्लो में बोल गई। तो चाहत और रुचि दोनों साक्षी को कंफ्यूज होकर देखने लगे। तो साक्षी अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे मेरा मतलब, अब तुम दोनों इस घर में हो तो वह भी होगा ना कहीं, मतलब कोई होगा, मतलब कुछ तो होगा, मतलब कोई है, मतलब। तो रुचि उसकी बात बीच में रोकते हुए बोली, साक्षी बस करो, कितना मतलब निकालोगी। तो साक्षी बोली, हाँ छोड़ो, जो समझ में आया उसे पकड़ो, बाकी कचरे में डालो। तभी चाहत बोली, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो साक्षी बोली, तो फिर तुम सब कचरे में डालो। तो चाहत ने कहा, आपकी बातें कभी कभी सच में समझ नहीं आती। तो रुचि ने कहा, छोड़ो ना दी, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चलो नीचे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, कल के लिए भी तैयारी करनी है। तो चाहत ने कहा, हम चलो। साक्षी आप भी नीचे आ रही है। तो साक्षी बोली, नहीं मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। तो चाहत ने कहा, ठीक है, और फिर चाहत और रुचि नीचे चली जाती है। उनके जाते हैं साक्षी धड़ाम से बेड पर गिर जाती है और कहती है, हास आज तो बच गई, वरना सब बंदा फूट जाता है। नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं, अभी तो सारी लव स्टोरी वही के वही है ना, राघव और रुचिका कुछ हुआ ना, मेरा और कार्तिक का, और बेवफाई और चाहत के तो क्या ही कहने। साक्षी बेटा, लगता है तुझे अकेले मेहनत करनी पड़ेगी, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, जहां मेरी लव स्टोरी स्टार्ट नहीं हो रही और उनकी आगे नहीं बढ़ रही। वही देव और राघव इस वक्त क्लब आए हुए थे, रात के 8 o'clock रहे थे। ये देव का रोग का काम था। ऑफिस से निकलने के बाद वह क्लब जाता था, राघव और कार्तिक भी उसके साथ होते थे। आज भी वह लोग अपनी जगह बैठे ड्रिंक कर रहे थे। मोहिनी, जो कब से ट्रांसफर से देव को देख रही थी अपनी नशीली आंखों से, लेकिन वह इस बार देव के पास नहीं जाती। उसे लगा कि अगर वह देव के पास न जाए तो देव खुद उसे ढूंढता हुआ उसके पास आएगा, इसलिए वह देव के खुद के पास आने का वेट कर रही थी। वही देव अपना ड्रिंक करते हुए कुछ सोच रहा था। देव अपने मन में, क्या आज भी चाहत मेरा वेट करेगी या नहीं, या फिर सो जाएगी, कल कॉलेज जाना है उसे, पर शायद मेरे लिए रुकी हुई हो। चाहत प्लीज, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा वेट करो, अच्छा लगता है कोई अपना इंतजार करता है तो। चाहत, तुम्हें मेरा वेट करना चाहिए, क्योंकि देव जो चाहता है वही होता है, तुम्हें भी वही करना होगा। वही राघव भाई, आपके चाहने वाले आपको नजर लगा रहे हैं। वह मोहिनी को देखकर तेजी मुस्कान लिए देव से कहता है। वही देव राघव की बातों को इग्नोर करके सिर्फ चाहत के बारे में सोच रहा था। वही राघव देव को देखा है जो किसी सच में था, तो वह कहता है, क्या हुआ भाई, कोई परेशानी है क्या, आप बोलो तो मैं अभी के अभी सबको खत्म कर दूंगा। तो देव बोल, चुप रह ले थोड़ा, कितना बोलता है, इतनी तो मेरी मिस रेलगाड़ी भी नहीं बोलते, ठंड रख, कुछ नहीं हुआ है। तो राघव कंफ्यूज होकर पूछता है, मेरी रेलगाड़ी कौन भाई। तो देव बोलता है, क्यों भूल गया, मिस रुचि को तुझे यह उम्मीद नहीं थी। राघव, तू भूल गया उसे इतनी जल्दी, बेचारी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा।
तो राघव सीरियस होते हुए बोला, आप कब से मजाक करने लगे भाई, क्या बात है भाई, लगता है आपको कुछ काम है मुझसे, बोलो बोलो, शर्मा नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूं ना। तो देव ने कहा, वह बस इतना बता, लड़कियों को क्या पसंद आता है ज्यादा, मतलब कौन सी चीज अच्छी लगती है। वह अपने हाथों में लिए ड्रिंक के ग्लास को गोल गोल घूमते हुए राघव से सवाल करता है। तो राघव कुछ सोचती हुए बोला, भाई ये तो उसे लड़की पर डिपेंड करता है। तो देव ग्लास घूम रहे हाथों को रोककर राघव की तरफ देखा है और बोला, मतलब साफ साफ बताना। तो राघव हंसते हुए बोला, मतलब लड़की अगर मेरी रेलगाड़ी जैसी हो तो उसे घूमने खाना कपड़े ज्यादा पसंद आएंगे, और लड़की अगर साक्षी जैसी हो तो उसे कपड़े ज्वेलरी और एक्सपेंसिव गिफ्ट अच्छे लगेंगे। तो देव ने कहा, और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 24, साक्षी और बुआ जी का झगड़ा। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे देव के पूछने पर कि लड़कियों को क्या पसंद आता है ज्यादा, मतलब कौन सी चीज अच्छी लगती है, तो राघव कुछ सोचते हुए बोला, भाई ये तो उसे लड़की पर डिपेंड करता है। तो देव ने बोला, मतलब साफ साफ बोल। तो राघव हंसते हुए, मतलब लड़की अगर मेरी रेलगाड़ी जैसी हो तो उसे घूमने खाना कपड़े ज्यादा पसंद आएंगे, और अगर लड़की साक्षी जैसी हो तो उसे कपड़े ज्वेलरी और एक्सपेंसिव गिफ्ट अच्छे रखेंगे। ये कहकर राघव चुप हो गया। तो देव ने कहा, और तो राघव बोला, और क्या राघव जानता था कि देव चाहत के बारे में जानना चाहता है। तो देव ने कहा, अब घर में सबके बारे में बोला तो उसके बारे में भी बोल ले। तो राघव अनजान बनते हुए, किसके बारे में भाई। तो देव ने कहा, सेल, यह नौटंकी कहीं और जाकर कर तेरी रग रग से, बाकी फोन में चुपचाप बोल वरना घर आना बंद कर दूंगा, फिर मिलकर दिखाना अपनी रेलगाड़ी से वही के वही ठोक दूंगा। तो राघव डरते हुए बोला, अरे भाई आप तो गुस्सा हो गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो राघव तेजी मुस्कान के साथ, लेकिन मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। तो राघव ने कहा, भाई अगर लड़की चाहत भाभी, देव ने उसे घूर कर देखा तो वह बोला, मतलब चाहत जी की तरह हो तो वह बहुत सिंपल है, तो उसे हिसाब से तो उन्हें फुल चॉकलेट पसंद होगा, सबसे ज्यादा जरूरी क्यों नहीं, जिसे प्यार होगा वह चाहेगी कि वह उनकी परवाह करे, उनकी केयर करे, बस इसमें ही खुश हो जाएगी। तो देव कंफ्यूज होकर बोला, बस इतना। तो राघव बोला, हाँ भाई वह बहुत अलग है ना, और बहुत अच्छी भी है, मुझे तो वह बहुत पसंद है। ये सुनकर देव गुस्से में राघव को घूरता है। तो राघव अपनी बात संभालते हुए बोला, मतलब मुझे बहन लगती है, बस इसलिए पसंद है भाई। तो देव ने सिर्फ हम कहा। थोड़ी देर बाद दोनों क्लब से निकल जाते हैं। मोहिनी जो कब से सपने सजाए बैठी थी कि देवा भाई का, लेकिन जब वह देव को वापस जाते हुए देखते हैं तो उसकी आंखें नम हो जाती है। वह भागते हुए देव के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई कस्टमर उसे कमर से पकड़कर एक रूम में ले जाने लगता है। मोहिनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं छुड़ा पाती। मोहिनी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मोहिनी खुद से बोली, मन में बोली, क्यों सब एक बार मुझे देख लेते, क्या आपको मुझे देखकर कुछ भी महसूस नहीं होता, जहां मेरी आंखें आपके दीदार को तरसती हैं, क्या आप मुझे नहीं चाहते, आप भी बाकियों की तरह बस मुझे बिस्तर पर चाहते हैं। मुझे प्यार हो गया है आपसे, मुझे आपके साथ रहना है, फिर भले ही सिर्फ बिस्तर का रिश्ता हो हमारे बीच, बहुत जल्दी आपके पास आऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए आप खुद लेकर जाएंगे, ये वादा है मोहिनी का खुद से। मोहिनी गुस्से से उसे कस्टमर को दूर कर देती है और वहां से भागकर बाहर की तरफ चली जाती है। जब तक बाहर आती है देव वहां से जा चुका था। मोहिनी उसे खाली सड़क पर एक दिशा में देखे जा रही थी, तभी उसके साथ काम करने वाली एक लड़की आंखें उसके कंधे पर हाथ रखती है। मोहिनी उसे लड़की को देखकर फीकी मुस्कान देती है, जैसे खुद की जिंदगी पर हंस रही हो। पिया बोली, छोड़ दे किसी के पीछे भागना मोहिनी, यह जिंदगी हमारे लिए नहीं है। तो मोहिनी बोली, मुझे जाना है उसे जिंदगी में जहां मुझे मेरा प्यार मिले। तो पिया बोली, हम बस रातों के लिए बनी है मेरी दोस्त, दिन के उजालों में हमें कोई नहीं अपना था, यही हमारी जिंदगी है। मोहिनी, संभाल ले खुद को वक्त रहते, वरना टूट जाएगी तो, और संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। तो मोहिनी बोली, मुझे मेरे सब संभाल लेंगे, देखना एक दिन उनके दिल पर राज करेगी यह मोहिनी। फिर वह अपनी आंखें साफ करते हुए अंदर जाने लगती है। तभी पिया की बात सुनकर उसके कदम रुक जाते हैं। पिया बोली, अगर कोई और उनके दिल पर राज करता होगा तो क्या करेगी तू। मोहिनी बिना पलटे जवाब देती है, जिसे सुनकर पिया के होश उड़ जाते हैं। पिया बोली, तो मार डालूंगी उसे, क्योंकि साहब सिर्फ मेरे हैं, ये कहकर वह अंदर चली जाती है। पिया को जूली मोहिनी की फिक्र थी, वह उसकी दोस्त थी और नहीं चाहती थी कि मोहिनी किसी सपना के पीछे भागे जो उसका है ही नहीं। फिर पिया भी थोड़ी देर बाद अंदर चली जाते हैं। वही देव के घर में डिनर का टाइम हो गया था। चाहत सबको खाना सर्व कर रही थी, सब लोग बैठे खाना खा रहे थे। तभी साक्षी नहीं चाहत और रुचि को भी साथ में खाने के लिए बोलती है। चाहत मना करती है, लेकिन साक्षी जबरदस्ती उसे खाना खाने बिता देता है। मोनिशा और बुआ जी घूर के चाहत को देखते हैं तो चाहत झटके से खड़ी हो जाती है, तो साक्षी दोबारा उसे बिठा देती है। फिर एक नजर मोनिशा और बुआ जी को देखते हैं और कहती है, अगर बाहर के लोग खाना खा सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं। तो बुआ जी बोली, यह लड़की बहुत ज्यादा दुकान चलती है, तेरी भूल मत देव, और मेरा रिश्ता खून का है, और तुम इस नौकर की बेटी, देव ने ज्यादा कर पर चढ़ा रखा है तुझे, इसलिए इतना ज्यादा उड़ रही है। तो साक्षी बोली, आपका खून का रिश्ता सही, लेकिन मेरा और भाई का दिल का रिश्ता है जो आपकी सोच से परे है, इसीलिए मुझे मत उलझा कीजिए, क्योंकि मैं कोई मासूम से छोटी बच्ची नहीं, मुझे जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। बुआ जी अपना खाना छोड़कर उठ खड़ी होती है और साक्षी की तरफ उंगली करके कहती है, अपनी औकात मत भूल, समझी है, तो तेरा बाप नौकर ही ना इस
घर के खाने पर पैसों प्रेस कर रही है जो बहुत जल्दी मेरी बेटी का होगा, फिर तुझे तेरे बाप को इस घर से धक्के मार के निकलूंगी। इन दोनों को तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। वह चाहत और रुचि को उंगली दिखाकर रहती है। चाहत को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन वह कुछ नहीं रहती, चुप रहती है। चाहत भी बस सच होगा ये सब सुन रहे थे, कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। साक्षी गुस्से में खड़ी होकर बोली, ये तो वक्त बताया गया कि कौन किसको घर से निकलेंगे, आप या मेरी भाभी। और रही बात आपके मोनिशा की, तो ये भाई की चॉइस कभी नहीं हो सकती और ना मैं ऐसा होने दूंगी। तो बुआ जी बोली, कौन भाभी, किसकी बात कर रही हो तुम? हाँ, देव की शादी मेरी मोनिशा से ही होगी। वही देव के साथ मोनिशा का नाम जोड़ता देख चाहत को दर्द होता है, उसे अच्छा नहीं लगता, उसकी आंखें नम हो जाती है। चाहत अपने मन में बोले, क्या देव सर सच में मोनिशा जी से शादी करने वाले हैं? क्या वह मोनिशा जी से प्यार करते हैं? फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह मुझसे नहीं। चाहत सर ने कहा था कि हम यहाँ नौकर है, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि वह तुझे प्यार। साक्षी बोली, सपने देखने में बुरा नहीं है लेकिन सपने वही देखा जो पूरे हो सके। तो मोनिशा बोली, देखो साक्षी, तुम हमारे घर के मामले से दूर रहो। देव मुझे बचपन से जानता है और वह मुझे कभी मना नहीं करेगा। मेरी मॉम की हर बात मानता है वह और यह बात भी मानेगा। तू? साक्षी बोली, चुप कर, चिलगोजी के जैसी शक्ल है और चली है मेरे भाई से शादी करने। जा को बहुत गुस्सा आता है तो वह साक्षी के पास जाकर उसे पर हाथ उठा देती है लेकिन साक्षी उसका हाथ बीच में ही रोक देती है और उसके हाथ को मोड़ के उसकी पीठ से लगा देती है। मोनिशा की दर्द से मारे चिख निकल जाती है। साक्षी बोली, ज्यादा हाथ मत चलाया कर समझी, वरना हाथ भी बाकी नहीं रखूंगी। फिर जो ये तो 1 kg का मेकअप लगाती है ना, वह नहीं लग पाएगी, चुड़ैल कहीं की, कहकर वह झटके से उसका हाथ छोड़ देती है। तो बुआ जी बोली, आने दे देव को, तेरी सारी अकड़ निकलूंगी। तो साक्षी बोली, हाँ हाँ, मैं तो जैसे तैयार बैठी हूँ कि आप मेरी अकड़ निकलेंगे, ड्रैकुला कहीं की। तो मोनिशा बोली, मेरी मॉम को क्या कहा? हाँ तुमने देखो मॉम कैसे बोल रही है, खुद भिखारी है और हमें नाम दे रही है। काका बात बहुत बढ़ता देख साक्षी के पास जाकर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं लेकिन साक्षी कहाँ मानने वाली थी, वह काका को ही चुप कर देती है। साक्षी ने कहा, बाबा आप बीच में मत आना, आज तुम्हें इन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। समझती क्या है खुद को, इनके असली रंग मुझे अच्छे से पता है, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये दोनों। तो काका ने कहा, साक्षी बस करती हो क्या, आने का टाइम हो गया है, चुप कर जा, क्यों बात बढ़ा रही है? तो बुआ जी बोली, अच्छे से समझा, अपनी बेटी को अपनी औकात में रहकर बात करें। साक्षी बोली, इसकी तो मैं, ये कहकर वह बुआ जी के पास जाने लगती है तभी काका उसे रोक लेते हैं। मोनिशा साक्षी को अपने पास आता देख अपनी मां के पीछे छिप जाती है। थोड़ी डर तो बुआ जी के चेहरे पर भी आ गया था पर वह पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। साक्षी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है तभी चाहत भी उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है। चाहत बोली, साक्षी चलो कमरे में, क्यों बात को बढ़ाना, प्लीज शांत हो जाओ। तो साक्षी बोली, नहीं चाहत, आज मैं इसका खून कर दूंगी, छोड़ो मुझे। तो रुचि बोली, साक्षी क्यों इनका खून करके अपने हाथ गंदे करना चाहती हो? चाहत रुचि को घर कर देखती है तो रुचि अपने मुंह पर उंगली रख देती है। वही हुआ जी बोली, तुम सबको देख लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरी एंजल की है ना तुमने, तुझे तो ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। तभी दरवाजे से गुस्से भरी आवाज आती है जिसे मोनिशा और बुआ जी के पसीने छूट जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 25, बुआ जी की नौटंकी। चलिए शुरू करते हैं। अब आगे साक्षी और बुआ जी की भैंस चल ही रही थी कि तभी दरवाजे से गुस्से भरी आवाज आती है जिसे सुनकर मोनिशा और बुआ जी के पसीने छूट जाते हैं। दरवाजे पर खड़ा देव कब से उनके झगड़े को देख रहा था, साथ में कार्तिक और राघव भी थे। कार्तिक अभी भी आया था लेकिन जब उसने देव को और राघव को वहां खड़ा देखा तो उसने अंदर झांक कर देखा जहां साक्षी बहुत गुस्से में लग रही थी। पूरी बात तो उसे पता नहीं चली पर माहौल बहुत खराब था, ये बात वह समझ गया था। कार्तिक किसी काम से दूसरी सिटी गया था जो अभी लौट रहा था। देव अंदर आते हुए एक नजर सबको देखा है, जहां चाहत और काका की नजरें झुकी हुई थी। रुचि चुपचाप खड़ी थी जो अभी राघव को निहार रही थी, वही साक्षी अभी भी गुस्से में बुआ जी और मोनिशा को घूर रही थी। देव आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और बुआ जी को देखकर कहता है, हाँ तो बुआ जी कहिए, क्या कहा आपने, अभी मुझे दोबारा सुनना है। उसने ये बिना किसी भाव के पूछा था लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। वही हुआ जी अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह से लगाए रोने का नाटक करती है और देव के पास जाकर उसके पैरों में बैठ जाती है। बुआ जी बोली, देव क्या हमारी इस घर में कोई इज्जत नहीं है? तेरी हुआ हूं मैं, तेरे माँ बाप ने तुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना मैंने किया, लेकिन फिर भी मैं आज सौतेली हो गई। वही साक्षी और रुचि तो आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रहे थे। इतनी जल्दी पलटी मार ली बुआ ने? वही देव थोड़ा कम आवाज में मगर गुस्से से, आपके यहाँ कोई तकलीफ है तो आप वापस जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुआ जी बोली, बेटा मैं तो तेरे साथ रहकर तुझे खुशियां देना चाहती थी पर अगर तू कहता है तो चली जाऊंगी, मेरा है कौन यहाँ पर? तो मोनिशा बोली, मॉम हम कहाँ जाएंगे, पापा यहाँ नहीं है, आप भूल गई। मोनिशा यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इस घर में मालकिन बनी रहना
उसे पसंद आ रहा था तो बुआ जी बोली मोनिका के पास जाकर उसके सर पर हाथ फिरते हुए, मुझे पता है तेरे पापा अभी यहाँ नहीं है और तेरी जैसी कुंवारी लड़की को बाहर जाना से नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, तेरी माँ है ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, पहले ही हमें सड़क पर रहना पड़े, चल यहाँ से। ये कहकर वह मोनिशा को खींचते हुए बाहर ले जाने लगती है तो राघव बोला कितना नौटंकी करती है यार, इसको तो अक्सर मिलना चाहिए। क्यों जान तुम क्या कहती हो, राघव अपनी साइड में खड़ी रुचि से पूछता है। तो रुचि बोली ऑस्कर नहीं, इसे वह बाल्टी अवार्ड देना चाहिए। कितना आंसू बहा रही है, लगता है जाते जाते सुनामी ले आएगी। तो राघव बोला है मेरी जान गुस्से में भी बड़ी हॉट लगती है कसम से, तू। रुचि उसे घूर कर देखती है तो राघव तुरंत वहां से खिसककर कार्तिक के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी देव बोला रुको, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने कमरे में जाओ और अब मुझे किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी आवाज चलती है, समझ गए सब? तो अब सब दफा हो जाओ सबके सब यहाँ से। ये सुनकर सब अपने अपने कमरे की ओर निकल पड़ते हैं। बुआ जी भी जल्दी से मोनिशा को लिए अपने कमरे में आ जाती है। वह जानती थी कि देव अपना फैसला बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लेता और वह नहीं चाहती थी कि देव दोबारा उन्हें जाने के लिए बोले। वही काका और चाहत वहीं खड़े थे। काका देव के पास जाकर उसे खाने के लिए पूछते हैं पर देव मना कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। राघव और कार्तिक भी ना बोलते हैं पर काका उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने बैठा देते हैं। दोनों थोड़ा बहुत खाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। काका चाहत को भी सोने के लिए कहते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी चाहत उन्हें रोकते हुए पूछता है काका सर का खाना? तो काका ने कहा वह गुस्से में अकेला रहना पसंद करता है ताकि उसका गुस्सा किसी पर न उतरे, वह आज खाना नहीं खाएगा बेटा। तो चाहत ने कहा काका में एक बार ट्राई करो, दिन भर बाहर काम करके आए हैं और भूखे भी रहे, अच्छा नहीं है ना? तू काका ने कहा ठीक है, जो सही लगे वह कर, बस देव का गुस्सा अच्छा नहीं है। तो चाहत वह गुस्से में हमेशा खुद को या सामने वाले को चोट पहुंचा देता है, तू उसे कैसे संभाल पाएगी? तो चाहत ने कहा कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ये कहकर चाहत एक प्लेट में देव के लिए खाना निकाल लेती है और देव के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। साक्षी पानी लेने के लिए जब कमरे से बाहर आती है तो देखी है राघव और कार्तिक घर के अंदर आ रहे थे। उन्हें वापस आता देख साक्षी उनके पास आकर पूछती है क्या हुआ, वापस क्यों आ गए, कहीं मेरी याद तो नहीं सता रही किसी को? वह अपनी तेजी नजरों से कार्तिक को देखते हैं तो राघव हंसते हुए बोला वह रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो वापस आना पड़ा। तो साक्षी बोली क्या हो गया, ऐसा एक्सीडेंट करके तो नहीं आ गए? तो कार्तिक जब भी मुंह खोलेगी गलत ही बोलोगी, वह खुद में ही बड़बड़ता है। तो साक्षी छोटी आंखें करके कार्तिक को घूरते हुए बोली सब सुनाई देता है मुझे। तो कार्तिक अपना मुंह फेर लेता है और राघव बोला अरे कुछ नहीं हुआ, वह थोड़ा आगे गए कि गाड़ी खराब हो गई, तभी इस वक्त सब सो रहे होंगे इसलिए किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा तो पैदल ही चलकर वापस यहाँ आ गए। तो साक्षी ने कहा वह ठीक है। तो कार्तिक बोल तू आ रहा है सोने या मैं जाओ? तो राघव ने कहा हाँ भाई चलो। साक्षी तुम भी जाकर सो जाओ, रात में ऐसे मत घूमा करो, अगर कार्तिक भाई ने गलती से देख लिया तो चुड़ैल समझकर गोली मार देंगे। और राघव खुद की ही बात पर जोर से हंस देता है और अपना हाथ कार्तिक की तरफ ताली मारने के लिए उठना है तो कार्तिक उसे गुस्से से घूर रहा था अपना हाथ हवा में रखकर। जब वह साक्षी को देखा है तो वह भी उसे गुस्से में घूर रही थी। राघव अपना हाथ वही अपने दूसरे हाथ पैर मार के खुद को ही ताली दे देता है। साक्षी ने कहा वह सब छोड़ो और जो रुचि के कमरे में कार्तिक और राघव साक्षी के इस बात पर आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हैं तो कार्तिक बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतनी रात को उसको एक लड़की के कमरे में भेज रही हो? तो साक्षी इरिटेट होकर बोली तो तुम तो चुप ही रहो, संत आदमी खुद कुछ करता नहीं और दूसरों की लव स्टोरी में टांग अदानी है इसको। वही राघव ये सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी दवाई रखता है। उसे बहुत हंसी आ रही थी। रुचि कमरे में अकेली है, तू जो और उसकी नाराजगी दूर करो और उसे मानाओ, बस इसीलिए बोल रही हूँ। तो कार्तिक बोल रुचि अकेली क्यों है और फिर चाहत कहाँ है? तो साक्षी बोली अपने देव भाई के पास जाकर पूछना, वह तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। तो कार्तिक ने कहा देव भाई से क्यों पूछूं मैं? तो साक्षी बोली क्योंकि चाहत उनके साथ ही है, उनके कमरे में है, हिम्मत हो तो जाकर ले आओ उस। हाँ। तो कार्तिक अपना सर खुजलाते हुए ये सब हो क्या रहा है, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। जब वह अपने साइड में राघव को देखने के लिए गार्डन घूमता है तो राघव वहां नहीं होता तो वह कंफ्यूज होकर अब ये कहाँ चला गया? तो साक्षी बोली वही जहां उसे होना चाहिए, रुचि के पास। तो ये सुनकर कार्तिक बोल सबके सब पागल हो गए हैं यहाँ पर? तो साक्षी बोली हाँ हाँ बस तुम अकेले समझदार हो, हम सब तो पागल ही है। क्यों? तो कार्तिक बोला मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। आगे की स्टोरी जानने के लिए फॉलो करें एस नोवेल स्टोरी को। बने रहिए एएस नोवेल स्टोरी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।